सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लॉ ने बोला जो भी ऑफिसर्स है ना, जैसे कि सीएफओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, डायरेक्टर्स के अलावा जो बंदे हैं, सीएफओ हो गया, सीईओ हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, सर एग्जेक्टिव हो गया, तो सर ये जो बंदे हैं इनको, अगर ये भी जो डायरेक्टर के अलावा ऑफिसर हैं, अगर वो भी किसी ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनका भी फर्ज है सर वो डायरेक्टर को बता दें, वो कंपनी के डायरेक्टर्स को बता दें कि भाई इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर हम इन्वॉल्व हैं, जो कंपनी ट्रांजेक्शन करने जा रही है इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर हम इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना? तो ये बात आसान सी बात है। अब सर, अब मेन चीज आते हैं हम चीफ एग्जीक्यूटिव पे। हमने देखे डायरेक्टर पढ़ लिया, हमने चीफ एग्जीक्यूटिव अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? जो कि ये इस चैप्टर का नाम ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के अंदर कौन से बंदे आते हैं? मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टर्स मेनली बंदा होता है, एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना? बाकी भी आते हैं लेकिन मेनली ये आ जाते हैं। सर इस चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या सीन है? अब देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव कोई भी बंदा बन सकता है, कोई भी बंदा कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। लॉ की तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई। जो बंदा डायरेक्टर बन सकता है वो बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। हाँ, लेकिन याद रखो, जैसे डायरेक्टर बनने के लिए लॉ ने नेगेटिव डेफिनेशन बताई थी कि डायरेक्टर के अंदर ये चीजें ना हो, डायरेक्टर माइनर ना हो, डायरेक्टर फिड्यूशरी रिलेशनशिप उसने कभी बेटर नहीं किया हो। ठीक है ना? डायरेक्टर कभी सर एजुकेट इंसॉल्वेंट ना हो, डायरेक्टर इंसॉल्वेंट ना हो सर, डायरेक्टर जो है उसने कभी ट्रस्ट को नहीं ब्रीच किया हो, डायरेक्टर ने सर कभी भी उस पर कोई केस नहीं चल रहा हो, फ्रॉड नहीं किया हो, तो सर डायरेक्टर एनटीएन नंबर होल्ड कर रहा हो। ये लॉ ने बातें बताई। यही बातें चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए हैं, यही बातें चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए। जैसे डायरेक्टर के लिए मैंने बताया था, लॉ ने बोला हुआ है कि हर बंदा डायरेक्टर बन सकता है, वैसे ही हर बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। अगर कंपनी ने, अगर कंपनी खुद से जाए डायरेक्टर के की क्वालिफिकेशन रखने के लिए या चीफ एग्जीक्यूटिव की क्वालिफिकेशन रखने के लिए, तो वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रख सकती है। लॉ की तरफ से हर बंदा डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है ना? कंपनी का। अब बात ये, चीफ एग्जीक्यूटिव की सर पावर्स क्या होंगे? सबसे पहली बात, सर चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको क्या मैं डायरेक्टर बोल सकता हूँ? बेटा बिल्कुल बोल सकते हैं हम डायरेक्टर। एक तरीके से वो डायरेक्टर के नंबर में काउंट नहीं होता, लेकिन वो डायरेक्टर कहलाया जा सकता है। क्यों? जब भी याद करो, डायरेक्टर की डेफिनेशन में आ रहा था डायरेक्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। हाउएवर दिस रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई, दिस रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव भी एक तरीके से डायरेक्टर ही होता है, लेकिन वो सर मेंबर्स का अपॉइंट किया हुआ नहीं होता। सर ये क्या बात कर ली आपने? सर एक बात सुने, हमेशा फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, हमेशा फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन अपॉइंट करेंगे? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसी वक्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बन रहा होता है, उसी वक्त सर फर्स्ट डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट किया जाता है। सर कौन करते हैं? सर मेंबर्स करते हैं, जो इनिशियल सब्सक्राइबर होते हैं, जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जिनका नाम आ रहा होता है, जो साइन कर रहे होते हैं। ठीक है ना? सर जो अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज में जो कम से कम एक शेयर ले रहे होते हैं, वो सर चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करते हैं। सर फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कब रिटायर होता है? सर फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव रिटायर होता है आपका एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, जैसे डायरेक्टर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रिटायर हो जाता है। सर फिर सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कब अपॉइंट होता है? सर कौन अपॉइंट करता है? सर डायरेक्टर्स को तो अपॉइंट करते हैं मेंबर्स बाय वे ऑफ इलेक्शन, लेकिन जो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसको मेंबर्स अपॉइंट नहीं करते। सर कौन अपॉइंट करते हैं फिर? सर उसको डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। होता ये है, जैसे डायरेक्टर फर्स्ट एजीएम के अंदर रिटायर हो गए, उसके बाद मेंबर्स ने उनको इलेक्शन का जो प्रोसेस पढ़ के आए थे उस हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको इलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्शन होती है उसके अंदर वो इलेक्ट हो जाते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं। जैसे डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, डायरेक्टर के अपॉइंट हो जाने के 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर, डायरेक्टर के अपॉइंट हो जाने के 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर, जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए ना, वो अपनी मर्जी से चीफ एग्जीक्यूटिव बंदे को अपॉइंट करेंगे। किसी भी बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे, वो बाहर से लेके आए उनकी मर्जी, या कभी कभी डायरेक्टर क्या करते हैं यार, अपने ही जो डायरेक्टर्स हैं ना, जो हम इलेक्ट हुए हैं, उसमें से किसी एक बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव बना देते हैं। उसमें से किसी एक बंदे को हम क्या कर लेते हैं?
चीफ एग्जीक्यूटिव बना। जैसे 8 डायरेक्टर अपॉइंट हुए, 8 डायरेक्टर अपॉइंट हुए, उन्होंने बोला कि यार एक हम में से ही कोई एक बंदा ना चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए, ठीक है ना। या वो क्या करते हैं सर, ऐसा करें भी उनकी मर्जी, डायरेक्टर्स में से चीफ एग्जीक्यूटिव बना दे, या ऐसा भी कर सकते हैं सर कि वो बाहर से किसी बंदे को लेके आए, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बना दें, सर उसकी मर्जी। सर चीफ एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? सर चीफ एग्जीक्यूटिव, अब जो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया ना, ये कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा? सर ये 3 साल के लिए रहेगा, 3 साल के लिए रहेगा। सर फिर क्या होगा? सर 3 साल के बाद फिर ये रिटायर होगा। सर कब रिटायर होगा? सर अब ये रिटायर एजीएम में नहीं होगा, अब ये रिटायर होगा सर जैसे इसका टर्म कब पूरा होगा, इसका 3 साल कब पूरे होंगे? सर होगा क्या, डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव साथ अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्टर के अपॉइंट हो जाने के बाद 14 डेज के अंदर डायरेक्टर्स ने चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया, ठीक है ना। अब इसका 3 साल कब पूरा होगा? सर 3 साल इस तरीके से पूरा होगा। अब हुआ क्या, अगले 3 साल के अंदर डायरेक्टर रिटायर होंगे, डायरेक्टर की इलेक्शन होगी, डायरेक्टर रिटायर होंगे, डायरेक्टर्स की इलेक्शन होगी। अब डायरेक्टर्स क्या करेंगे, डायरेक्टर की इलेक्शन होगी, उसके बाद नए डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे, अब वही चीफ एग्जीक्यूटिव काम करता रहेगा। फिर क्या होगा, जब डायरेक्टर नए चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे तो पुराना रिटायर हो जाएगा और नया उसकी जगह आ जाएगा। सर जो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्या वो काम कर सकता है? बिल्कुल सर, वो जो है ना सर्विस दे सकता है, वो मतलब 3 साल से ज्यादा 6 साल के लिए भी काम कर सकता है। अगर कंपनी को डायरेक्टर्स को काम पसंद आ गया तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं, वरना वो नहीं करेंगे। सर चीफ एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? सर चीफ एग्जीक्यूटिव के जो पावर्स होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स के पावर्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए हैं, वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चीफ एग्जीक्यूटिव के पावर्स भी लिखे गए होते हैं। सर चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका मेन काम क्या होता है? सर चीफ एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंट कर, अब देखो डायरेक्टर रोज रोज नहीं आता, डायरेक्टर नॉर्मली होता है मीटिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर। तो डायरेक्टर्स को मेनली जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, डायरेक्टर्स का जो एजेंट, एक तरीके से एजेंट बोल लो, डायरेक्टर्स का जो एजेंट होता है ना, जो मेनली रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सर डायरेक्टर के बिहाफ पे कंपनी संभाल रहा होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, ठीक है ना। डायरेक्टर्स का एजेंट होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो क्या करता है, डायरेक्टर के बिहाफ पे कंपनी संभाल रहा होता है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उसके अंदर सीईओ उनको बता रहा होता है कि आपके बिहाफ पे मैंने ये किया और कंपनी के ये सूरत हाल है। सर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूरी कंपनी को होल्ड कर रहा होता है, सारे डिपार्टमेंट का हेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसके ऊपर डायरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, फिर उसके अंदर डिपार्टमेंट आते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आ गया, सेल्स डिपार्टमेंट आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आ गया। फिर इन सब के ना डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल हेड, फाइनेंस का हेड कौन है? सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सेल्स वालों का दूसरा है सर। इस तरीके से ना ये हिसाब किताब होता है। अब ये सर ये बात है चीफ एग्जीक्यूटिव की, मैंने सारी बातें आपको बताई। चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लें, ठीक है ना, ये पढ़ लीजिएगा, आगे मैं बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर हमने ये कवर कर लिया, हमने ये कवर कर लिया, हमने ये पूरा कवर कर लिया, अभी अभी जो बातें बताई उसके अंदर ये पूरा कवर हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव भी मैंने कवर करवा दिया, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव भी मैंने कवर करवा दिया। अब बात ये है कि सर अगर जैसे डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, तो जो बाकी डायरेक्टर्स होते हैं, अगर कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, डायरेक्टर की या डेथ हो गई या सर उसने रिजाइन दे दिया खुद से। अगर फिर क्या होता है, डायरेक्टर्स बाकी जो रिमेनिंग डायरेक्टर उनको कितने दिन के अंदर कैजुअल वैकेंसी फिल करनी होती है? कितने दिन के अंदर कैजुअल वैकेंसी फिल करनी होती है बताएं सर? 90 डेज के अंदर, बिल्कुल 90 डेज के अंदर रिमेनिंग डायरेक्टर्स को कैजुअल वैकेंसी फिल करनी होती है, ठीक है। अब उसी तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव की भी कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। सर कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? सर जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने रिजाइन दे दिया या चीफ एग्जीक्यूटिव की डेथ हो गई, तो सर बाकी जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स है, अब उनको कितने दिन के अंदर कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है, ठीक है ना। अब सर वो कितने दिन के अंदर फिल करनी है, ये कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखेगी कि अगर कोई, अब इस पे ना लॉ ने खामोशी इख्तियार की है। लॉ ने बोला मैं कुछ नहीं बताऊं, आप कंपनी की मर्जी है, वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जितने दिन लिखे, 30 दिन लिखे, 60 दिन लिखे, 90 दिन लिखे, 50 दिन लिखे, 10 दिन लिखे, सर 120 दिन लिखे, कंपनी की अपनी मर्जी है कि कितने दिन के अंदर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव की कैजुअल वैकेंसी हो गई, देखो निकाल देना, रिमूव कर देना, ऑफिस से निकाल देना अलग चीज होती है,
कैजुअल वैकेंसी अलग चीज होती है। कैजुअल वैकेंसी या तो रिजाइन दे दिया या तो डेथ हो गई, मतलब अचानक से हो जाए जो, इन दैट केस लॉ ने बोला डायरेक्टर्स को 90 डेज में वो फिल करनी है, वो भी डायरेक्टर को उसके पब्लिक लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी के, ठीक है ना। बाकी कंपनी पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बाकी कंपनी ने लॉ ने कहा था अपने आर्टिकल्स में खुद लिखोगे डायरेक्टर्स की। वैसे ही चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी यही कहा कि यार अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में खुद लिखेगी, ठीक है ना। सर क्या फेडरल गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकती है? बेटा बिल्कुल कर सकती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने, अगर फेडरल गवर्नमेंट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी, अगर फेडरल गवर्नमेंट इज द होल्डिंग कंपनी, जैसे पीआईए की होल्डिंग कंपनी कौन है? फेडरल गवर्नमेंट है, तो सर उसका चीफ एग्जीक्यूटिव का फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ठीक है ना। तो सर ये हिसाब किताब। क्या सर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव किया जा सकता है? कैसे रिमूव किया जा सकता है? जैसे हम डायरेक्टर्स को रिमूव करते थे, सर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने वाले 3 बंदे हैं। या तो मेंबर्स रिमूव कर सकते हैं। सर मेंबर रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। याद करो जो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ के आए थे वो काफी मुश्किल था, टेक्निकल था। यहाँ पे ना ये बिल्कुल आसान है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो मेंबर के अंदर, जिसमें 3/4 21 दिन, कम से कम 21 दिन का नोटिस जाएगा, जनरल मीटिंग में होगा, और कम से कम 3/4 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन मीटिंग उसके हक में फैसला दें, हाँ भाई इसको रिमूव करो, तो चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव हो जाएगा। या तो सर ऐसे भी हो सकता है डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है, तो डायरेक्टर भी रिमूव कर सकते हैं। अगर मेंबर रिमूव करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू रिमूव करेंगे। पर अगर जिसमें 75% ऑफ मेंबर्स बोले कि हाँ इसको रिमूव करो, तो रिमूव हो जाएगा। या तो सर डायरेक्टर रिमूव करना चाहते हैं तो डायरेक्टर कैसे करेंगे? सर डायरेक्टर की मीटिंग होगी, डायरेक्टर्स की आपस में मीटिंग होगी, उसमें 75% ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन मीटिंग। सर 75% ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कि कंपनी के 9 डायरेक्टर्स है, इसका 75% क्या होगा? सर मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से, तो सर जो नंबर आएगा, सर उतने डायरेक्टर्स अगर उसके हक में 75% ऑफ टोटल ऑफ डायरेक्टर्स अगर हक में फैसला दें हाँ कि इसको रिमूव करो, तो वो रिमूव हो जाएगा। सर क्या फेडरल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है? बिल्कुल। अगर फेडरल गवर्नमेंट के 75% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, उसके 75% शेयर्स परचेज किए गए हैं कंपनी के अंदर, तो कर सकती है। देखो अगर 75%, एक बात सुनो, अगर शुरू वाली 2 बातें समझ गए ना, तो तीसरी बात आराम से समझ गए। देखो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने वोट चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने वोट चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने वोट चाहिए? 3/4 चाहिए। 3/4 मतलब 75%, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिमूव करना चाहते हैं तो उसके कितने परसेंट वोट चाहिए? 3/4 मतलब 75% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यही ना। सही है, यही ना, बिल्कुल। अब सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिमूव करना चाहते हैं तो 75% वोट चाहिए, अगर मेंबर रिमूव करना चाहते हैं तो 75% वोट चाहिए। पर अगर देखो फेडरल गवर्नमेंट या कोई कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट या कोई कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट या और कोई कंपनी अगर उस अगली कंपनी की, जैसे कंपनी ए है, उसने कंपनी बी के अंदर 75% कम से कम वोटिंग की है, कम से कम उसके पास 75% ऑफ शेयर्स हैं, कम से कम 75% शेयर्स होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब वो होल्डिंग कंपनी है। या फेडरल गवर्नमेंट, लेट सपोज पीआईए के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की 75% वोटिंग सिक्योरिटीज है, या कंपनी ए की कंपनी बी के अंदर 75% कम से कम 75% वोटिंग सिक्योरिटी है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि वो होल्डिंग कंपनी है। फेडरल गवर्नमेंट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ पीआईए। सर कम से कम 75 मतलब 50 से ऊपर हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई। होल्डिंग कंपनी तो 60% पे भी होगी, लेकिन मैं 75% की बात कर रहा हूँ। सर 75% से क्या होगा? अगर तुम चीफ एग्जीक्यूटिव को मेंबर की इलेक्शन में मेंबर के थ्रू रिमूव करना चाहते हो, तो तुम खुद 75% होल्ड कर रहे हो, तुम्हारा एक वोट ही 75% के बराबर होगा, तो तुम मेंबर की इलेक्शन में भी उसको रिमूव कर सकते हो। लॉ ने बोला अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को 75% होल्ड कर रही है, तो वो मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही उसको रिमूव कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मीटिंग करवा दी हमने मेंबर्स की,
हमने मीटिंग करवा दी मेंबर्स की, तब भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी होल्डिंग कंपनी है उसने 75% शेयर लिए हुए। अगर हमने डायरेक्टर्स की मीटिंग करवा दी तब भी रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, 75% ऑफ डायरेक्टर्स किसके अपॉइंट किए गए होंगे? सर उस होल्डिंग कंपनी के अपॉइंट किए गए होंगे। बात समझ में आई? तीसरी पॉइंट के अंदर अगर होल्डिंग कंपनी तुम्हें होल्ड कर रही है और कितने परसेंट शेयर लिए हुए हैं? 75%। 60% नहीं, 65% नहीं, 70% नहीं, कम से कम 75% लिए हो। क्योंकि अगर 75% तुमने शेयर लिए हुए हैं, फिर मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं। फिर सर वो अगर कहेगा तो हम चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि सर अगर मैं मीटिंग करवा के, मेंबर्स की मीटिंग करवा के रिमूव करवाऊंगा, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन अल्टीमेटली पास हो जाएगा। क्यों पास हो जाएगा? क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन के 75% वोटिंग चाहिए, और ये जो मेरा होल्डिंग कंपनी है इसके पास ऑलरेडी 75% है, इसकी डिमांड है कि इसको रिमूव करो, तो अल्टीमेटली स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अगर सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इसको रिमूव करवाना चाहता हूँ तो उसके अंदर भी रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्टर 75% वोटिंग चाहिए, 3/4 ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए वोटिंग के अंदर, तो सर उसके अंदर भी डायरेक्टर भी इसी के अपॉइंट किए गए। तो ये हिसाब किताब। सर बात समझ में आई? आसान हो गई बात अब? सर जो भी बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव बनेगा वो कभी भी कोई ऐसा कारोबार नहीं करेगा जो कि, देखो अब एक कंपनी है, मैं टेक्सटाइल कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं टेक्सटाइल कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सर, मैं कभी भी कोई ऐसा कारोबार नहीं करूंगा जो कि टेक्सटाइल कंपनी से कॉम्पीट करे। कॉम्पीट कौन कौन सा कारोबार कॉम्पीट करता है ये बताओ? सर जैसे कि टेक्सटाइल कंपनी के अंदर मैं कारोबार कर चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो टेक्सटाइल कंपनी से कॉम्पीट करने वाला, सर कंपटीशन करने वाला कौन सा कारोबार होगा? कंपटीशन करने वाला सर सेम इंडस्ट्री का। जैसे इंडस्ट्री कौन सी है? टेक्सटाइल। तो मेरा भी कारोबार कौन सा हो? टेक्सटाइल का कारोबार हो। तो मैं हमेशा कोई भी ऐसा कारोबार नहीं करूंगा जो कि जिस कंपनी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, या अगर मेरी कोई होल्डिंग कंपनी है या मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी है, अगर कोई उसका कारोबार है, तो सर अगर मैं कंपनी ए का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, अगर मैं कंपनी ए का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, कंपनी ए का काम है टेक्सटाइल का काम करना, तो मैं कभी भी ऐसा कारोबार नहीं खोलूंगा जो कि जिस कंपनी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ उससे कंपटीशन करे। मतलब कभी भी मैं टेक्सटाइल का कारोबार नहीं खोलूंगा, ठीक है ना? या कंपनी बी उसकी सब्सिडरी है, कंपनी बी इज द सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए, कंपनी सी इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी ए। लेट सपोज कंपनी ए का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, कंपनी बी जो है वो सब्सिडरी है कंपनी ए की, कंपनी सी जो है सर वो होल्डिंग कंपनी है कंपनी ए की। कंपनी बी का क्या काम है? सर कंपनी का बी का काम है सर बैंक का, बैंक का काम है लोन देना लोन लेना। तो मैं कभी भी ऐसा कारोबार नहीं करूंगा जो कि कंपनी बी से कॉम्पीट करे, जो कि कंपनी बी से कॉम्पीट करे, जो कि मेरी कौन सी है? सर सब्सिडी कंपनी है। सर मेरी जो होल्डिंग कंपनी है कंपनी सी, उसका क्या काम है? सर उसका काम है सॉफ्टवेयर हाउस का, तो मैं कभी भी सॉफ्टवेयर हाउस नहीं खोलूंगा। मैं कभी भी ऐसा कारोबार नहीं करूंगा बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि सर कॉम्पीट करे किससे? जिस कंपनी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरी कंपनी की अगर कोई सब्सिडी कंपनी है उसके कारोबार से, मेरी कंपनी की अगर कोई होल्डिंग कंपनी है उसके कारोबार से। मैं और कोई कारोबार कर सकता हूँ, पर मैं कभी भी ऐसा कारोबार नहीं खोलूंगा जो उसे कॉम्पीट कर रहा हो। सर यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब लिहाजा सर ये रीड कर लीजिएगा, यहाँ तक ये रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब इंशाल्लाह एक टॉपिक हमारा रह गया सप्लीमेंट वाला, ठीक है ना, जो कि इस दफा लॉ के अंदर सप्लीमेंट ऐड हुई है, वो हम कवर करेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चीफ एग्जेक्टिव से लेके यहाँ से लेके सर यहाँ तक रीड कर लीजिएगा, यहाँ तक कॉम्पिटिंग बिजनेस तक। अगर ये चेयरमैन वाला पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। वैसे चेयरमैन कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन कौन होता है? सर चेयरमैन कैप्टन, जिसको डायरेक्टर खुद अपॉइंट करते हैं। जैसे डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं, डायरेक्टर इलेक्ट हो जाते हैं, तो विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन वो आपस में चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। वो आपस में डायरेक्टर एक फैसला करते हैं कि यार हम में से चेयरमैन कौन बनेगा, हम में से कप्तान कौन होगा।
तो सर वो चेयरमैन बन जाता है। सर जो कि मीटिंग के अंदर, मेंबर्स की मीटिंग के अंदर सर वही बंदा चेयर कर रहा होता है, डिमांड फॉर पोल का भी वही फैसला ले रहा होता है, पोल का जो रिजल्ट होता है वही डिक्लेयर कर रहा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के बनते हैं चेयरमैन उस पर साइन करता है, चेयरमैन खुद डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर 3 साल के लिए सीट संभालेगा तो चेयरमैन भी 3 साल के लिए सीट संभालेगा। सर जो बंदा चेयरमैन होगा, मैंने क्या बोला था, डायरेक्टर, या जब डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं या तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव किसी बाहर वाले बंदे में से अपॉइंट करते हैं, या तो आपस में डायरेक्टर्स में से कोई बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता है। सर नहीं नहीं, चेयरमैन हाईएस्ट वोट के केसेस पे नहीं बनता, जिसको जितने वोट्स मिले जब सारे डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं सब इक्वल होते हैं, जिसको जितने भी वोट्स मिले जब सारे डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं सब इक्वल होते हैं, वो आपस में से फैसला करके किसी को भी चेयरमैन बना सकते हैं, जो कि मीटिंग सारी हेल्ड करेगा, जो कि सब सब डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सर पेश हो रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट, इन सब पे साइन कौन करता है? सर इन पे सब पे साइन करता है मैं डायरेक्टर्स के बिहाफ पे चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, चीफ एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, या तो किसी बाहर वाले बंदे को लेके आते हैं, या तो सर डायरेक्टर्स आपस में ही किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं। जैसे 8 डायरेक्टर्स हैं, 8 डायरेक्टर में से फैसला करके किसी एक डायरेक्टर को बोलेंगे तू डायरेक्टर भी है, तू चीफ एग्जीक्यूटिव का काम भी कर ले, हम सबका एजेंट बन जा, हम किसी बाहर वाले बंदे को क्यों अपॉइंट करें, तू ही बन जा, तू ही चीफ एग्जीक्यूटिव बन जा। तो ये हिसाब किताब होता है। सर जो बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव बने, जो बंदा चेयरमैन बनेगा, अब इन्हीं डायरेक्टर 8 डायरेक्टर में से एक चेयरमैन भी बनेगा। अगर लेट सपोज में इन्हीं डायरेक्टर में से चेयरमैन तो बनना ही बनना है, अब मेरे पास एक ऑप्शन है, 8 डायरेक्टर में से चेयरमैन तो बनना ही बनना है, ये तो बात पक्की हो गई। इन्हीं डायरेक्टर में से या तो मैं चीफ एग्जीक्यूटिव बना लूं, या तो मैं क्या करूं सर, चीफ एग्जीक्यूटिव बाहर से ले आओ। लेट सपोज मैं इन्हीं डायरेक्टर में से चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहा हूं, तो सर अब 8 में से एक चेयरमैन बन गया। अब क्या मैं चेयरमैन, एक बंदे को चेयरमैन भी बनाऊं, एक बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाऊं, उसी सेम बंदे को? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर, जो बंदा 8 बंदों में से चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया ना, वो कभी भी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। सर चीफ एग्जीक्यूटिव बाकी 7 बंदों में से बनाना पड़ेगा, जो बंदा चेयरमैन बन गया वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। तो सर ये भी बात पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो सर आज की क्लास यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।